हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आज करेंगे हम 30 क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आर्ट्स वाला हो चाहे आपका हिंदी, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल, सबके लिए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज फॉर एडोलेसेंस इज। जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनके लिए प्याजे की कौन सी स्टेज है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज और सेंसरी मोटर स्टेज। तो दोस्तों हिंदी में है तो किशोरों के लिए प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी पेशीय। तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो है फॉर्मल ऑपरेशन, ऑप्शन ए, नंबर ए। अब क्यों है? क्योंकि दोस्तों जो सेंसरी मोटर होती है ये होती है 0 से 2 साल तक। ठीक है, जो प्री ऑपरेशनल होती है ये होती है सेकेंड स्टेज, ये होती है 2 से 6 साल तक। कंक्रीट ऑपरेशन होती है 7 से 11 तक, ये होती है थर्ड स्टेज। और जो लास्ट स्टेज होती है 11 से ऊपर, और ये होती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो होती है फोर्थ स्टेज। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिज्म, सेंट्रल पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटी इज। ह्यूमनिज्म के अनुसार, मानवतावाद के अनुसार व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु है इड, सुपर ईगो, एनवायरमेंट, सेल्फ, इदम, पराहम, वातावरण, आत्म। तो दोस्तों इड, सुपर ईगो जो है ये रिलेटेड है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, साइको एनालिटिक थ्योरी जो सिगमंड फ्रॉइड की थी। ठीक है, और जो एनवायरमेंट है ये सोशल से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है। ठीक है, और सेल्फ है जो वो रिलेट करता है किससे? ह्यूमनिज्म से। सेल्फ, आत्म, आत्म की बात कौन करता है? ह्यूमनिज्म करता है। इसकी भी हम कुछ थ्योरी करेंगे। आगे चलते हैं। डैश इज अचीव ड्यूरिंग प्याजे कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में क्या अचीव हो जाता है? ऑप्शन ए है कंजर्वेशन, ऑप्शन बी है ऑब्जेक्ट परमानेंट, ऑप्शन सी है एनिमिज्म, ऑप्शन डी है हाइपोथेटिकल रीजनिंग। देखो जो हाइपोथेटिकल रीजनिंग है ये होती है इसके लास्ट स्टेज में, जो होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ठीक है, एनिमिज्म होता है ये अचीव होता है फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज में जो होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है फर्स्ट स्टेज में। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस सेंसरी मोटर स्टेज होती है, उसमें क्या है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस लास्ट तक जाते जाते खत्म होने लग जाता है। इसी फर्स्ट स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। और जो कंजर्वेशन होता है ये होता है आपकी थर्ड स्टेज में, जो होती है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए, कंजर्वेशन, जो स्टेज होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंजर्वेशन आपको पता होगा क्या होता है। कंजर्वेशन में ये आता है कि जैसे कि आपका कोई गिलास है, एक गिलास है लंबा गिलास, ठीक है, और एक गिलास है आपका चौड़ा, एक गिलास है लंबा और एक है चौड़ा। ठीक है, एक है लंबा गिलास, एक है चौड़ा। मान लो मैंने 200 मिलीलीटर पानी डाला, ये गिलास फुल हो गया। ठीक है, ये गिलास फुल हो गया, और इसमें भी मैंने वही 200 मिलीलीटर पानी डाला। ठीक है, और ये भी फुल हो गया। तो बच्चे के अनुसार कंजर्वेशन में क्या होता है कि बच्चा समझता है, ठीक है, कि बच्चा अब समझने लग जाता है। इससे पहले बच्चे को लगता है कि जो लंबा गिलास है उसमें ज़्यादा दूध है, ठीक है, और जो कम छोटा गिलास है उसमें कम दूध है। ठीक है, परंतु कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज जो जो थर्ड स्टेज होती है उसमें बच्चा समझने लग जाता है कि चाहे लंबा गिलास हो चाहे चौड़ा गिलास हो, दूध दोनों में ही 200 मिलीलीटर है। ठीक है, दूध दोनों में ही बराबर है। आगे चलते हैं। एरिक्सन स्टेज फॉर एडोलेसेंट्स इज। एरिक्सन की एडोलेसेंट्स के लिए कौन सी स्टेज थी? तो एरिक्सन के लिए जो एडोलेसेंट के लिए स्टेज थी वो थी, ऑप्शन देख लेते हैं। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो जो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट था, ठीक है, मैंने आपको इसके याद रखने का बताया था, टाई का क्यूब। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट ये थी आपकी फर्स्ट स्टेज। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम ये थी आपकी दूसरी स्टेज। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ठीक है, जो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन था ये थी आपकी पांचवी स्टेज, जो थी आपकी एडोलेसेंस के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। एक स्टेज इनफेरिटी वाली भी थी। ठीक है, तो ये थी स्टेज, इनको आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप ड्यूरिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किसमें? जो प्याजे की थ्योरम थी, प्याजे की जो थ्योरी थी उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब डेवलप होती है? प्री ऑपरेशन स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में। तो जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है दोस्तों वो आपकी डेवलप हो जाती है
देखो प्री ऑपरेशन जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है, जो लास्ट स्टेज होती है, उसमें आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, अमूर्त चिंतन। ठीक है, किसमें डेवलप हो जाता है? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में। और जो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज होती है, ठीक है, अब फॉर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती क्या है? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है जब हम ऐसी चीज़ें जो हमारे सामने भी नहीं होती, जैसे हमारे सामने जो प्रेजेंट भी नहीं है, उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं, उसके बारे में हम थिंकिंग कर सकते हैं। बाकी जो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज होती है, इसमें क्या है? कंक्रीट चीज़ें, जो चीज़ें हमारे सामने, जैसे मेरे सामने बॉल है तो मैं इसके सब बारे में थिंक कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ, इस पर लॉजिक लगा सकता हूँ। ठीक है, तो वो होती है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, वो होती है कि हम ऐसी चीज़ों पे भी लॉजिक लगा सकते हैं जो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है। सेंसरी मोटर स्टेज में सेंसेस से सीखते हैं। प्री ऑपरेशन स्टेज मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, इसमें एनिमिज्म होता है, हम मृत चीज़ों में भी देखते समझते हैं, बच्चा समझता है कि मृत चीज़ों, जो आपकी निर्जीव चीज़ें हैं, उसमें भी जान होती है। तो पांचवें का था बी आंसर। अब आ जाते हैं छठवें पे। IQ ऑफ मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन विल बी। तो जो मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन होते हैं उनका IQ क्या होता है दोस्तों? बिलो 70, 70 to 79, 80 to 89, 90 to 99। 70 से नीचे, 70 से 70, 70 से 79, 80 से 89 और 90 से 99। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बिलो 70। इनका जो होता है बिल 70 से नीचे होता है। ठीक है, IQ इनका 70 से नीचे होता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ मोटिवेशन साइकिल इज, देखो फर्स्ट स्टेज है मोटिवेशन साइकिल की। जो मोटिवेशन है, सबसे पहले स्टेज क्या है? मोटिवेशन कैसे आती है आपको? नीड से। सबसे पहले होती है नीड। जब आपको किसी चीज़ की जरूरत है तो आपको क्या है? आपको मोटिवेशन आएगी। अब आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको टैट की तैयारी करने की नीड है। सबसे पहले क्या आती है? नीड आती है। उसके बाद क्या आती है? ठीक है, सबसे पहले क्या आती है? नीड आती है। नीड क्या है? कि आपको जरूरत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसकी मैं थ्योरी भी कराऊंगा आपको। टाइप ऑफ वेस्लर इंटेलिजेंसी टेस्ट इज, तो इनका जो आपका वेस्लर है इंटेलिजेंस टेस्ट है, कैसे टाइप का टेस्ट है? इंडिविजुअल, ग्रुप, वर्बल, नॉन वर्बल। जो ये टेस्ट होते हैं दोस्तों, इनमें क्या होता है? इंडिविजुअल, कुछ टेस्ट इंडिविजुअल होते हैं जो सिर्फ एक इंसान पे होते हैं, कुछ ग्रुप में होते हैं, कुछ वर्बल होते हैं। ठीक है, वर्बल होते हैं और कुछ नॉन वर्बल होते हैं। तो जो ये वाला टेस्ट है, ये कैसे टाइप का टेस्ट है, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये एक इंडिविजुअल टेस्ट है। कैसा है? इंडिविजुअल टेस्ट है। सारे टेस्ट कराए जाएंगे आपको, जो थ्योरी वाली सीरीज चली है। ऊर्जावान व दिशा निर्देशित व्यवहार है। ठीक है, एनर्जाइज्ड एंड डायरेक्शनल बिहेवियर इज, कैसा है? एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, मोटिवेशन, लर्निंग। देखो जो एनर्जी जिसमें हो और डायरेक्शन भी ठीक डायरेक्शन में हो, उसे बोलते हैं मोटिवेशन। क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। आंसर सी। बोलते हैं अभिप्रेरणा। डैश इंटेलिजेंसी टेस्ट आर बेस्ड ऑन द पिक्चर एंड साइंस। बुद्धि परीक्षण चित्रों व संकेतों चिन्हों पर आधारित होते हैं। शाब्दिक, अशाब्दिक, सामूहिक, व्यक्तिगत, वर्बल, नॉन वर्बल, ग्रुप एंड इंडिविजुअल। तो कौन से टेस्ट है जो किस पे जो पिक्चर्स पे बेस्ड होते हैं? वो होते हैं नॉन वर्बल। नॉन वर्बल। टोटलिटी ऑफ बिलीव्स एंड फीलिंग अबाउट वन सेल्फ इज, स्वयं के बारे में विश्वासों व भावनाओं का समूह है। ठीक है, स्वयं के बारे में टोटलिटी ऑफ बिलीव्स एंड फीलिंग अबाउट वन सेल्फ, खुद के बारे में, उसे क्या बोलते हैं? सेल्फ, सुपर ईगो, ईड, नन ऑफ द अबव। तो मैंने बताया था ईड क्या, ईड मैंने आपको समझाया है ईड क्या होती है। ईड होती है प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, जो इंस्टिंक्ट हमारे जन्म से होते हैं। ईड होती है वो चीज़ें जो हमारे अंदर गुण जो जन्म से होते हैं। सुपर ईगो होता है जो हमें सोसाइटी से मिलता है, मैंने ये थ्योरम कराई है। और जो सेल्फ है, सेल्फ क्या होता है? सेल्फ अलग कॉन्सेप्ट है, ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट है सेल्फ। और जो सुपर ईगो ईड है, ये किसका कॉन्सेप्ट है? साइकोएनालिटिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। तो टोटलिटी ऑफ बिलीफ एंड फीलिंग अबाउट वन सेल्फ, खुद के बारे में, उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ बोलते हैं। ऑप्शन ए। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वोशंट, IQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? देखो जो IQ का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था वो दिया था विलियम स्टर्न ने। किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने। आगे चलते हैं। एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी टाइप्स वर डिस्क्राइब्ड बाय, किसके द्वारा ये डिस्क्राइब किए गए थे? डैश ने व्यक्तित्व के बहिर्मुख और अभिमुख प्रकारों का वर्णन किया था। तो जुंग, शेल्डन, रोजर एंड फ्रीड। तो फ्रीड ने नहीं किया था, पहली बात। ठीक है, फ्रीड ने नहीं किया था।
रोजर ने भी नहीं किया था, शेल्डन ने भी नहीं किया था, जुंग ने किया था। जुंग ने किया था, किसने किया था? जुंग ने किया था एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का जो पर्सनैलिटी को जो डिस्क्राइब किया था। आगे जाते हैं 14 क्वेश्चन पर। करेक्ट मैच कीजिए। मसालो की ह्यूमनिज्म थ्योरी थी, एरिक्सन की बिहेवियरिज्म थी, रोजर की साइकोएनालिसिस थी और नन ऑफ द अबव। तो देखो करेक्ट मैच इनमें से कौन सा है? तो जो पहला वाला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो पहला ऑप्शन है मसालो की तो थी, मैस्लो की थी ह्यूमनिज्म थ्योरी थी, यह सही बात है। ठीक है, एरिक्सन की देखो, एरिक्सन की सोशल साइको सोशल थ्योरी थी, ना कि बिहेवियरिज्म की थी। रोजर की भी साइको एनालिटिक थ्योरी थी, साइको एनालिटिक थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड की थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल मेकअप। तो डिस्क्राइब टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल मेकअप, एरिक्सन, सेल्डन, मैस्लो, बंडूरा। किसने किया था? तो इसका आंसर है शेल्डन ने किया था। किस पे? शेल्डन ने किया था जो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल मेकअप, फिजिकल जो फिजिक के हिसाब से किसने किया था? शेल्डन ने किया था दोस्तों। ये सारी थ्योरी मैं आपको कराऊंगा थ्योरी पोर्शन पे। अगर आप ने वीडियो नहीं देखी है, थ्योरी पोर्शन हमारी एक सीरीज है, उसमें क्या है आप उसे रिवीजन की तरह भी देख सकते हैं और नए बच्चे भी उसे देख सकते हैं। ठीक है, उससे आपको बहुत चीज़ें पता चलेगी कि कहाँ आप मिस कर रहे हैं, क्यों आपके साइकोलॉजी में अभी तक के टैटो में नंबर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो आप उस चीज़ को भी देख सकते हैं। सेकंड लेवल ऑफ नीड्स इज मैस्लो मोटिवेशनल थ्योरी इज। सेकंड लेवल की कौन सी नीड थी? सेकंड लेवल की कौन सी नीड थी मैस्लो की थ्योरी में? तो इसका ऑप्शन है आपका सेफ्टी, बायोलॉजिकल, बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो लास्ट की सबसे लास्ट की थ्योरी है, सबसे लास्ट का स्टेज है। जो सेफ्टी है जो, ठीक है, वो सबसे पहली बेसिक नीड, सेकंड लेवल की नीड है। सेफ्टी सेकंड लेवल की नीड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट मैच। इड मैस्लो गलत है। इड किसका था? फ्रीड का था। आइडेंटिटी फ्रीड, ये भी सेल्फ स्किनर, जीपीडी वाइगॉस्की। तो आई थिंक आपको इसका आंसर पता चल गया होगा अगर आपने मेरी वीडियो देखी है पहली थ्योरी वाली। तो इसका आंसर है जीपीडी वाइगॉस्की। जोन ऑफ जीपीडी किसने दिया था? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाइगॉस्की ने। बेसिस ऑफ डेवलपमेंट स्टेज इन फ्रूड थ्योरी इज। फ्रॉइड के सिद्धांत में विकास अवस्थाओं के निर्धारण का आधार है काम उत्तेजना क्षेत्र, तार्किक क्षेत्र, सामाजिक द्वंद्व, अधिगम क्षेत्र। ठीक है, एरोजीनियस जोन, रीजनिंग जोन, सोशल कन्फ्लिक्ट, लर्निंग जोन। बेसिस ऑफ डेवलपमेंट स्टेज ऑफ फ्रूड थ्योरी क्या है? सोशल कन्फ्लिक्ट। देखो सोशल कन्फ्लिक्ट तो थे जो थे वो इनके नहीं थे, वो एरिक्सन के थे सोशल कन्फ्लिक्ट। और कौन कौन से ऑप्शन? रीजनिंग जोन। देखो रीजनिंग जोन का तो जो कॉन्सेप्ट ही नहीं था फ्रूड की थ्योरी में। लर्निंग जोन के बारे में उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया था। उन्होंने बताया था साइकोसेक्सुअल थ्योरी थी, तो एरोजीनियस जोन, जो हिंदी में देखो काम उत्तेजना क्षेत्र, तो इसके बारे में ही साइकोसेक्सुअल थ्योरी, नाम ही साइकोसेक्सुअल थ्योरी थी, तो काम उत्तेजना क्षेत्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। लॉन्ग टर्म नॉन री इन्फोर्समेंट विल लीड टू जनरलाइजेशन, रिडक्शन, डिस्क्रिमिनेशन, लर्निंग। लंबे समय तक पुनर्बल न दिए जाने का परिणाम होगा सामान्यीकरण, विलोपन, विभेदन, अधिगम। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म तक रीइंफोर्समेंट नहीं दिया जाए तो उसकी वजह से क्या होगा? जनरलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, आपका रिडक्शन हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी, लर्निंग हो जाएगी। तो लर्निंग तो देखो बिल्कुल नहीं होगी अगर आपका क्या है, रीइंफोर्समेंट आपको नहीं दी जाती लॉन्ग टर्म समय तक। डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होगा, भेद भी आप नहीं कर पाओगे, ये भी गलत है। ठीक है, जनरलाइजेशन हो जाएगी, सामान्यीकरण या रिडक्शन। देखो दोस्तों रिडक्शन हो जाएगी। जो ये कॉन्सेप्ट है, ये पेवलो के जो डॉग वाला कॉन्सेप्ट है उससे है कि अगर उसको बार बार उसको अगर रीइंफोर्समेंट नहीं दी जाएगी, अगर उसको उसके सामने भोजन अब प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? उसके जो एक्शन है उसमें क्या हो जाएगा? उसके रिडक्शन आ जाएगी। विच वन इज द डिफरेंट एलिमेंट? आइडेंटिटी चैलेंज, इंडस्ट्री, ट्रस्ट, ईड। तो इसमें से डिफरेंट क्या है? इसमें से डिफरेंट है इंडस्ट्री। क्या है? इंडस्ट्री, ट्रस्ट, आइडेंटिटी चैलेंज, ईड। तो इसमें अलग है ईड, क्योंकि जो
आइडेंटिटी चैलेंज, इंडस्ट्री और ट्रस्ट है, ये एरिक्सन की थ्योरी के सारे पार्ट है, एरिक्सन की थ्योरी में इनका यूज़ किया गया है। बाकी इड है वो साइकोएनालिटिक थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड में यूज़ किया गया है, तो इसका आंसर है डी। कैटल मेथड फॉर स्टडिंग पर्सनैलिटी वॉज इंट्रोस्पेक्शन, फैक्टर एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटल, प्रोजेक्टिव। जो कैटल की मेथड है स्टडिंग पर्सनैलिटी वो क्या है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, वो आपका फैक्टर एनालिसिस है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, प्रोजेक्टिव है। तो वो क्या है, फैक्टर एनालिसिस है। क्या है दोस्तों, फैक्टर एनालिसिस, बी। क्या है वो, फैक्टर एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू इंटेलिजेंसी इज, देखो मॉडर्न व्यू के हिसाब से इंटेलिजेंसी 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल, नन ऑफ द। आधुनिक अवधारणा के अनुसार बुद्धि है एक आयामी, द्विआयामी, बहुआयामी। तो इसका सीधा सा आंसर है मल्टी डायमेंशनल। क्या है, मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी। मेथड मेनली यूज्ड फॉर स्टडिंग अनकॉन्शियस प्रोसेस इज एक्सपेरिमेंट, ग्रुप ऑब्जर्वेशन, फैक्टर एनालिसिस, प्रोजेक्ट मेथड। इसका आंसर आपको पता लग गया होगा, अनकॉन्शियस और कुछ चीज़ें आई। एक्सपेरिमेंट नहीं है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट नहीं है, ग्रुप ऑब्जर्वेशन भी नहीं है, ठीक है, ग्रुप ऑब्जर्वेशन भी नहीं है। अब देखो फैक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टिव मेथड में आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको नहीं आएगा तो जो पिन कमेंट आप आंसर आपको नहीं आएगा इसका, तो आप पिन कमेंट में देख लीजिएगा, इसका आंसर वहाँ मिलेगा। और अगर तब भी नहीं होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इसका आंसर मैं आपको पर्सनल कमेंट में आपका रिप्लाई देके दे दूंगा, ठीक है। परंतु बहुत ईजी है। मेथड मेनली यूज इन स्टडिंग अनकॉन्शियस प्रोसेस इज ऑर्गेनाइज फैक्चुअल नॉलेज इज, व्यवस्थित तथ्यात्मक ज्ञान है, सिमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी, नन ऑफ द। तो जो दोस्तों इसका आंसर है वो है सिमेंटिक मेमोरी। क्या है, सिमेंटिक मेमोरी, ऑप्शन ए। मेमोरी सिस्टम विद द लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी इज शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, अटेंशन। तो कौन सा है, इसका आंसर होगा दोस्तों लॉन्ग टर्म मेमोरी। मेमोरी सिस्टम विद लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी, विशाल भंडारण क्षमता वाली स्मृति संस्थान है, संवेदी, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, अवधारण। तो इसका आंसर है दीर्घकालीन। फ्री ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव पीपल बेसिकली आर, मानवतावाद के आधार पर व्यक्ति बहुमुखता है, गुड, बैड, कांट से, नन ऑफ द। फ्रॉम ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव पीपल बेसिकली आर, गुड है, बैड है, कांट से, नन ऑफ द। तो देखो मानवतावाद के आधार पर तो पीपल कैसे हैं, अच्छे ही होंगे, ठीक है, कैसे होंगे, अच्छे ही होंगे। तो इसका आंसर होगा गुड। इंसिडेंस ऑफ सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम में बी ऑब्जर्व इन द गिफ्टेड पर्सन, प्रतिभावना व्यक्तियों में सामाजिक व संवेगात्मक समस्या देखने को मिल सकती है, ट्रू, फॉल्स, कांट से, नन ऑफ द अबव। तो कैसी इंसिडेंस ऑफ सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम में बी ऑब्जर्व इन गिफ्टेड पर्सन, हो सकती है उनमें। तो ये दोस्तों ये बात आपके लिए सही है कि जो गिफ्टेड पर्सन होते हैं उनमें हो सकती है सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम, ट्रू। बेसिक इनबर्न टेंडेंसी टू डेवलप वन कैपेबिलिटी इज, स्वयं की क्षमताओं को विकसित करने की आधारभूत जन्मजात प्रवृत्ति है, आत्मसम्मान, आत्मनिरीक्षण, आत्म यथार्थकरण, आत्मनियंत्रण, सेल्फ स्टीम, सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ कंट्रोल। बेसिक इनबर्न टेंडेंसी टू डेवलप वन कैपेबिलिटी इज, तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, बेसिक इनबर्न टेंडेंसी टू डेवलप वन कैपेबिलिटी इज। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। क्या है, ऑप्शन सी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं, एक्चुअलाइजेशन, खुद के बारे में जानना क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग इज बेस्ड ऑन हेरिडिटी, एनवायरमेंट, बायोलॉजिकल फैक्टर, मेंटल फैक्टर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑपरेंट कंडीशनिंग तो थी, ये क्या थी, बिहेवियरिस्टिक थ्योरम, बिहेवियरिस्टिक थ्योरम थी बिहेवियर पे। तो इसका सिंपल आंसर क्या होगा, एनवायरनमेंट, क्योंकि जो बिहेवियरिज्म वाले हैं ये सभी यही बोलते हैं कि एनवायरनमेंट से हम क्या है बच्चे को कैसे भी सिखा सकते हैं, कुछ भी सिखा सकते हैं। विच इज़ नॉट इंक्लूड इन मेमोरी, इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, नन ऑफ द अबव। विच इज़ नॉट इंक्लूडिंग इन मेमोरी, तो इसका आंसर है दोस्तों इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, नन ऑफ द अबव। स्मृति में क्या सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर है दोस्तों नन ऑफ द अबव। क्या है इसका आंसर, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, और पूरी सीरीज देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।